हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में जो है अतुल माहेश्वरी का हम रियल पेपर यानी कि जो रियल पेपर होता है उसी पैटर्न पर आधारित जो है 2026 का मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं क्लास 9th और 10th के लिए। तो इससे पहले कि मैं आप लोग को बता दूं कि जो इसमें समय मिलता है आपको 1.5 घंटे मिलते हैं। कितने घंटे? 1.5 घंटे मिलते हैं और अधिकतम अंक जो होता है वो 100 नंबर का होता है। सबसे पहले यहाँ पे आपका अपना नाम लिखना होता है, फिर दूसरे जगह पे यानी कि रूल नंबर लिखना होता है और यहाँ पे आपका सेम जैसे यहाँ पे प्रश्न पत्र कोड 7 लिखा हुआ है वैसे आपके एग्जाम में जो पेपर आपको मिलेगा सेम इसी पैटर्न पर आधारित सेम इसी तरह मिलेगा एकदम देखने को। तो एकदम उसी पैटर्न पर आधारित जो है ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और ऐसे ही नए वीडियोज के लिए भी आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात, यानी कि गरबा जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है तो गुजरात का है। आगे है, पारादीप की तरह ही प्रसिद्ध विशाखापत्तनम बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। याद रखना आप सभी, कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में। आगे है, नीति आयोग। नीति आयोग जो है विगत योजना आयोग जिसको बोलते हैं द्वारा जारी विकास प्राथमिकताओं के तहत भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखना मत्स्य पालन यानी कि मत्स्य उत्पादन से, यानी कि जो मछली उत्पादन होती है यानी कि मछली का जो पालन करना वही है मत्स्य उत्पादन। आगे है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आगे अगला प्रश्न है, खट्टे फलों जैसे नींबू और संतरे में मुख्य रूप से कौन सा एसिड पाया जाता है? तो याद रखना सिट्रिक एसिड पाया जाता है। आगे है, रमन प्रभाव की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई वैज्ञानिक कौन थे? तो कौन थे? सीवी रमन थे। कौन थे? सीवी रमन थे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। आगे है, अस्कर्बी मसूड़ों में खून आना रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है विटामिन सी की कमी के कारण। याद रखना यहाँ से आपके एग्जाम में 100% जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसको आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है कौन से विटामिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। आगे अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगे अगला प्रश्न है 9वां, भारत के वर्तमान मुख्य सतर्कता आयुक्त या लोकपाल के चयन ढांचे के तहत देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर यानी कि राष्ट्रपति। आगे अगला प्रश्न है, भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार वर्तमान में किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो किस किस जो है मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय। आगे अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी थी? ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, ये पूछा भी जा चुका क्वेश्चन है, तो याद रखना इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। तो भारत की पहली महिला आईपीएस जो थी वो कौन थी? किरण बेदी थी। आगे अगला प्रश्न है, भारत में जो है भारत का कौन सा राज्य जो है बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ओडिशा। आगे अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में निकलता है? सूर्योदय का जो उदय होता है यानी कि सूर्य सबसे पहले कहाँ पे निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। आगे अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जहां सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? तो यहाँ पे बताना है कि पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जहां सभी जो है मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर भी आपके एग्जाम में हो सकता है। आगे अगला प्रश्न है यहाँ पे, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के नवीनतम आकलनों के अनुसार वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का नाम बताना है। तो कौन है? एलन मस्क है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रसिद्ध प्रसिद्ध शालीमार बाग भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश या शहर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा श्रीनगर में। आगे अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? याद रखना आप सभी, हार्डवेयर। क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। 17 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक या भारत की आंतरिक नवाचार रैंकिंग में कौन सा राज्य स्थान शीर्ष पर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कर्नाटक।
आगे अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध जो है 1576 में लड़ा गया था, यानी कि अकबर और किसके बीच लड़ा गया था, ये पूछा गया है। तो हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध अकबर और किसके बीच लड़ा गया था, तो याद रखना ऑप्शन ए जो है इसका, सॉरी ऑप्शन ए नहीं, यहाँ पे जो अकबर और नहीं, ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा, महाराणा प्रताप। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जो है ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। आगे अगला प्रश्न है, 21 नंबर का क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड किस ग्रह का चक्कर लगाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बृहस्पति, यानी कि जुपिटर जिसको बोलते हैं। आगे अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी किस महाद्वीप में बहती है, तो किस महाद्वीप में बहती है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है अफ्रीका। आगे अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच से जोड़ा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 19। आगे अगला प्रश्न है, गीतांजलि किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार यानी कि जो पूर्व नाम इसका क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न था, किस क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि खेल। आगे अगला है, रेबीज के टीके जो है, रेबीज के टीके और दूध के पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, याद रखना लुई पास्चर ने की थी। आगे अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो वायुमंडलीय दबाव यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसको मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बैरोमीटर। आगे अगला प्रश्न है, उड़ीसा के पुरी में स्थित जो है प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था, राजवंश के शासकों ने करवाया था, तो याद रखना ऑप्शन ए इसका क्या है, राइट आंसर है गंग राजवंश। आगे अगला प्रश्न है, यहाँ पे किसी चालक तार में प्रवाहित धारा और उसके सिरों के बीच विभवांतर के संबंध को बताने वाला V इक्वल टू आई आर किसका नियम है, तो ये सभी तो आप सभी पढ़े ही होंगे, V इक्वल टू आई आर जो है ये ओम का नियम है, तो इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देश यानी कि श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, तो याद रखना ऑप्शन ए इसका क्या है, राइट आंसर है जयवर्धनपुरे कोटे है। आगे चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका, भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम पहली बार राजनीतिक रूप से किस वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, तो कब गाया गया था, 1896 में। आगे अगला प्रश्न है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, तो याद रखना ये कटक में, कहाँ पे, कटक जो कि कहाँ पड़ता है, ओडिशा में है। आगे है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की थी, तो किस स्थान पर की थी, बेलूर। आगे अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। आकार के मामले में हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बताना है, कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, याद रखना इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है बृहस्पति। भारत का प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर असम में। आगे है, भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, याद रखना आप सभी, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है 29 अगस्त को। आगे अगला प्रश्न है, डेविस कप जो है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है, तो किस खेल से है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है लॉन टेनिस। आगे अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित आत्मीय सभा की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी, तो किस वर्ष हुई थी, 1815 में। आगे है, गंगा नदी भारत के किस राज्य से होकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो किस, यानी कि जो गंगा नदी है भारत के किस राज्य से होकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल। चलिए अब आगे अगला प्रश्न दिया गया है, मैथ से लिया गया है यहाँ पे, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो आपका जो मैथ का क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक पुल को 20 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई मीटर में ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैंने सभी प्रश्नों को जो है पहले से हल करके रखा हुआ है जिससे ज्यादा देर न लगे, तो इसलिए मैंने सभी प्रश्नों को पहले से हल करके रखा है, सिर्फ केवल आप लोग को समझाना है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, जब भी ऐसा प्रश्न बनेगा कि एक व्यक्ति जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक पुल को 20 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई मीटर में अगर ज्ञात करना होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलो देखो। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, चाल देख लेना है कितने किलोमीटर प्रति घंटा है,
तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, पहले उसको लिख लेंगे और उसको किस में चेंज करना है, आपको चेंज कर लेना है इसको पहले मीटर में, यानी कि पुल की लंबाई जो है किस में ज्ञात करना है, तो मीटर में ज्ञात करना है। तो इसको पहले चेंज कर लेते हैं किलोमीटर घंटा को मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको चेंज करने के लिए 5/18 से क्या कर देना होता है, गुणा कर देना होता है। अगर जैसे मीटर प्रति सेकंड है तो अगर उसको चेंज करना होगा किलोमीटर प्रति घंटे में तो 18/5 से गुणा करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 5/3 आ जाएगा। तो चलिए जैसे कि यहाँ पे देख लो कि 6 से काटोगे 6 3 का 18, तो ये 5 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे अब फिर क्या करना है, समय को सेकंड में चेंज कर लेना है। समय क्या दिया गया है, 20 मिनट दिया गया है, तो 20 मिनट में पार करता है, तो 20 मिनट यहाँ पे है, तो उसको सेकंड में चेंज कर लेंगे। सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से क्या करना होता है, गुणा करना होता है, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 20 गुणे क्या कर देंगे 60, तो आपका निकल आएगा 1200 सेकंड। आगे अब क्या करना है, पुल की लंबाई ज्ञात कर लेना है। तो पुल की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमको सिंपल सा एक सूत्र लगा देना है, दूरी इक्वल टू गति गुणे समय। तो दूरी जो है आपका, दूरी इक्वल टू यानी कि गति गुणे समय कर देंगे। तो गति जो है आपका कितना है 5/3 है, और कितना है सेकंड आपका 1200 है, तो 1200 लिख लेंगे, यानी कि समय जो है 1200 है। तो इसको काट देंगे 3 से, जब इसको काटेंगे 3 चौक 12 यानी कि 400 बचेगा। 400 को जब आप इसमें गुणा करेंगे, 400 गुणे 5 करेंगे तो आपका आ जाएगा 2000। तो यही आपका क्या हो गया राइट आंसर। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में दिया गया है 2000 मीटर, ऑप्शन बी इसका क्या है राइट आंसर है। ऐसे अगला प्रश्न दिया गया है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 9 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो ऐसे सवालों को सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, उसका एलसीएम ज्ञात कर लेना है। क्या करना है, एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। जैसे 6, 9 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में कितना बचना चाहिए, 3 शेष बचना चाहिए। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे 6, 9 और 15 का। तो 6, 9, 15 का एलसीएम क्या होता है 90 होता है, आप लोग ज्ञात कर लेना। आगे है एलसीएम, फिर क्या कर देना है, जैसे इसको निकालना होगा प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे, तो यहाँ पे क्या कर देना है एलसीएम प्लस जो शेष बचे यहाँ पे दिया गया है उसी को जोड़ देना है। तो जो यहाँ पे आपका एलसीएम आया होगा और उसी में जो यहाँ पे दिया होगा वही जोड़ देंगे। तो 90 + 3 जोड़ेंगे तो 93 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है 93। आगे ऐसे क्वेश्चन दिया गया है 2400 भागे 60 गुणे 15 प्लस 120 माइनस 45। तो यहाँ पे आप लोग जो ये रूल पढ़े होंगे बॉड मास का रूल, कौन सा रूल पढ़े होंगे बॉड मास का, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बॉड मास रूल जो होता है, सबसे पहले क्या करना होता है ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। उसके बाद आपको यानी कि जो आपका मतलब भी गुणा ही होता है। उसके बाद डी यानी कि डिवाइड, इसको भी गुणा भी बोलते हैं। आगे क्या है मल्टीप्लाई करना है, सॉरी यहाँ पे डिवाइड का मतलब होता है कि जो आपका डिवीजन जो भाग करना होता है, तो भाग करेंगे। उसके बाद जो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा करेंगे। उसके बाद है ऐड यानी कि जोड़ेंगे। उसके बाद सब्सट्रैक्ट यानी कि माइनस करेंगे। तो सबसे पहले ये रूल होता है ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, फिर आपको यानी कि जब भी का लिखा होगा तो उसको सॉल्व करेंगे। फिर क्या होता है डी यानी कि भाग देना होता है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है हमको, तो देखो इसमें भाग से स्टार्ट है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है डिवाइड ही करना है, भाग करना है। क्या करना है भाग करना है, क्योंकि बॉड मास का जो रूल होता है यही कहता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करना है भाग कर लेना है। 2400 भागे जब 60 करेंगे कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। तो 40 को अब क्या करेंगे, बॉड मास का रूल कहता है कि आगे क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। 40 में क्या करेंगे हम 15 गुणा कर देंगे। 15 गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका 600 आ जाएगा। तो उसी प्रकार अब आगे क्या करना है ऐड कर देना है, यानी कि जोड़ लेना है। तो जब जोड़ेंगे 600 प्लस 120 दिया है तो 120 जोड़ लेंगे 720 हो जाएगा। फिर आगे 720 में क्या कर देंगे माइनस 45 कर देंगे, तो ये आपका जो यानी कि 675 बच जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 675 दिया गया है ऑप्शन ए में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न इसी में दिया गया है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, यानी कि नेचुरल नंबर्स का औसत पूछा गया है। तो 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये सूत्र का प्रयोग करना है। क्या करना है ये सूत्र लगा देना है। जब भी अगर पूछा जाए कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, तो इसको ज्ञात करने के लिए आपका जो सूत्र है प्राकृतिक संख्या के औसत का सूत्र जो होता है n+1/2 होता है। क्या होता है n+1/2, यानी कि n आपका जो दिया गया होगा 50, यानी कि जो ये दिया गया होगा उसी को लिख लेंगे। तो 50 + 1 बाई क्या कर देंगे 2, यानी कि 50 से 51 होगा। तो 51 को जब 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 25.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसका बी जो है 25.5 लिखा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, एक मोबाइल का जो अंकित मूल्य है क्या है 15,000 रुपए है।
तो इस पर 10% और 5% की दो क्रमिक छूट दी जाती है। मोबाइल का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। तो आप लोग को घबराना नहीं है, आपके जो एग्जाम में है क्वेश्चन पूरा एकदम सरल ही आता है। बाकी 2-4 क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा सा हार्ड देखने को मिलेंगे। बाकी अगर आप लोग उसको भी अच्छे तरीके से पढ़ोगे और प्रैक्टिस करोगे तो वो भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो कि जब भी अगर इस तरह का सवाल आएगा कि यानी कि एक मोबाइल का अंकित मूल्य 15,000 रुपये है, इस पर 10% और 5% की दो क्रमिक छूट दी जाती है, यानी कि 10 और 5 दो बार छूट दी जा रही है, तो मोबाइल का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, यानी कि यहाँ पे निकाल लेना है पहले 10% छूट के बाद मूल्य जो है आपका, यानी कि 15,000 लिखेंगे। 15,000 गुणे क्या कर देना है 10 यहाँ पे 10% की छूट दी जा रही है, तो 100 में आपको क्या कर देना है 100% टोटल होता है, 100 में माइनस क्या कर देंगे 90 कर देंगे। सॉरी यहाँ पे 90 नहीं 10 कर देंगे, कितने प्रतिशत है 10 है। 100 में जब 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 90 बचेगा, तो यही यहाँ आपका 90 लिखा हुआ है। तो 15,000 गुणे 90 बटे क्या कर देंगे 100 से भाग कर देना है। तो आपका जो निकल के आएगा 10% की छूट पर जो आपका मूल्य होगा वो इतना होगा 13,500, यानी दो जीरो काटेंगे और इसको इसमें गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा 13,500। वैसे अब निकाल लेना है 5% की छूट पर, तो 5% की छूट पर निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 95, यानी कि 100% टोटल होता है। तो उसमें जब आप क्या घटाओगे 5 घटाओगे तो आपका 95 बचेगा, वही 95 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपका पहले यहाँ पे क्या आया 10% की छूट पर मूल्य क्या आया था 13,500, तो वही यहाँ पे लिखेंगे 13,500 गुणे 95/100। तो इसको जब काटेंगे तो यहाँ पे इतना आ जाएगा 12,825 रुपए। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, यदि एक मेज को 12% के लाभ पर जो है 2800 रुपए में बेचा जाता है, कितने रुपए में बेचा जाता है 2800 रुपए में बेचा जाता है, तो मेज का जो है आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है क्रय मूल्य ज्ञात करना है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो जब भी आपको क्रय मूल्य अगर ज्ञात करना होगा तो क्रय मूल्य का ये सूत्र लगा देना है, विक्रय मूल्य बटे 100 गुणे लाभ प्रतिशत गुणे क्या कर देना है 100 कर देना है। तो यहाँ पे जब ये सूत्र लगाएंगे तो यानी कि विक्रय मूल्य आपका दिया गया है, यानी कितने रुपए में बेचा जाता है वही आपका विक्रय मूल्य होता है। तो 2800 में तो 2800 को ऊपर लिखेंगे बटे 100 प्लस क्या कर यहाँ पे गुणा करना है, प्लस कर दिए हैं, सॉरी यहाँ पे प्लस ही करना है, यहाँ पे प्लस कर लेना, यहाँ पे गुणा नहीं लगेगा यहाँ पे प्लस लगेगा, तो प्लस कर लेना। 12 आपका क्या है 12% लाभ है, तो 100 + 12 गुणे 100 कर देंगे। फिर आपको क्या करना है यहाँ पे 100 + 12 को जोड़ लेंगे 112 आ जाएगा, ऊपर 2800 लिखा रहेंगे तो फिर गुणा कर लेना है 100। फिर इसको अब क्या करना है इसको काट देना है, 112 से जब 2800 में भाग देंगे तो आपका आएगा 25, कितना आएगा 25 बार में ये पूरा 2800 कट जाएगा, तो 25 गुणे अब क्या कर देना है 100 कर देना है, तो आपका यही निकल करके आ जाएगा आपका क्या क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आया आपका 2500 रुपए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, 5832 का जो है आपको घन मूल्य यानी क्यूब रूट निकालना है। तो 5832 का घन मूल्य क्या होगा चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि आपको जब भी घनमूल निकालना होगा तो घनमूल को आपको क्या करना है सबसे पहले गुणनखंड विधि से निकाल लेना है। क्या करना है गुणनखंड कर लेना है। 5832 का जब गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पे ये आएगा। तो आप लोग देखो कि जो है आपका 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 बचेगा, 2 9 18, फिर यहाँ पे 3 है, 2 1 कम 2, फिर 1 इसमें चला जाएगा, 2 छंग 12। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे पूरा काटते हुए चले आना है। तो उसके बाद आप लोग को क्या करना है इसमें से पेयर बनाना है, 3 3 का पेयर, कितने का 3 3 का, 3 3 का जोड़ा बना लेंगे। तो 1 2 3 3 अंकों का अगर सेम रहेगा तभी जोड़ा बनेगा, 1 2 3 यानी दो दो जो है 3 बार लिखा है तो एक बार ये इसका जोड़ा बन जाएगा। 1 2 3 फिर से 3 बार लिखा है 3 तो एक जोड़ा इसका, 3 3 3 फिर लिखा है तो एक बार इसका जोड़ा बन जाए। अब इसी को क्या करना है एक एक बार लिखना है, केवल कितने बार एक बार। तो जोड़ा बना तो एक बार लिखा गया 2, फिर एक बार ये जोड़ा बना है 3 लिखा गया है, फिर 3 एक बार जोड़ा बना है 3 का यहाँ पे फिर लिखा गया है। तो इसी को क्या कर लेना है गुणा कर लेना है, 2 3 6 6 3 का 18। यही आपका क्यूब रूट निकल करके आ जाएगा, यानी घनमूल निकल करके आ जाएगा। घनमूल निकालने का सबसे आसान तरीका यही है। 18 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि 47 का जो है ऑप्शन बी इसका क्या है राइट आंसर है 18। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगला प्रश्न आपका है, यदि किसी संख्या का 20% 120 के बराबर है, क्या कहा जा रहा है इसमें किसी संख्या का जो 20% है वो 120 के बराबर है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप लोग को मान लेना है, क्या मानना है, माना संख्या क्या है यक्स है।
तो सबसे पहले मानेंगे एक संख्या यक्स है, फिर उसका क्या करेंगे, यक्स गुणे 20% कितना दिया गया है, 120 के बराबर, कितना 120 के बराबर दिया गया है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है यक्स गुणे 20% इक्वल टू 120। तो अब यहाँ पे यक्स का मान निकाल लेना है, यक्स इधर ऐसे ही रहेगा, 20 उधर जब भेजेंगे तो इसको 20/100 यानी कि प्रतिशत का मान क्या होता है, हमेशा 100% की जगह पे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो 100 लिखे हैं यहाँ पे, तो वही यहाँ पे इधर जो है गुणा में है तो इधर भाग में आएगा, 20/100 लिखा गया है, 120/20/100। तो इसको अब क्या करना है, 100 को यहाँ पे ऊपर भेज देना है, क्या करना है, ऊपर भेज देना है, तो यहाँ पे देखो ऊपर भेजा गया है, तो वही 120 गुणे 100 किया गया, तो 120 गुणे जब 100 होगा तो आपका 12,000 आ जाएगा, 12,000 में क्या कर देना है, 20 से भाग कर देना है, तो आपका 600 निकल करके आ जाएगा। तो अब क्या करना है, इसमें पूछा गया उस संख्या का 120%, तो उस संख्या का 120% निकालने के लिए आपको जो यहाँ पे आया है उसी में क्या कर देना है, 600 गुणे 120 यानी कि फिर प्रतिशत है, प्रतिशत का मान 100 हमेशा, तो 100 फिर लगा लेंगे, 600 गुणे 120/100। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से ये, यानी कि 60 गुणे 12 करेंगे, तो जब 60 गुणे 12 करेंगे तो आपका यही निकल के आ जाएगा 720। तो इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पे देखो 48 नंबर का जो ऑप्शन ए है 720 दिया गया है, तो यही इसका क्या है, राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पे 1200 के 25% का 10% कितना होगा, ये बताना है। तो 1200 के 25% का 10% कितना होगा, चलिए इसको देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो सबसे पहले आप लोग को लिख लेना है 1200 का 25% गुणे सॉरी यहाँ पे का 10% कितना होगा, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करना है, 1200 लिख लेना है, का जब भी होता है तो वहाँ पे हमेशा गुणा का चिन्ह होता है, तो गुणा लगा लेंगे। फिर आप क्या कर सकते हो, 25/100 यानी प्रतिशत को 100 लिख सकते हो कि नहीं, तो 25 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर गुणा लगाएंगे, 10/100 लिख लेंगे। तो अब इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे जब इसका इसमें गुणा होगा 25 गुणे 12 करेंगे 300 आ जाएगा, गुणे 10/100 लिखा ही रहने दो। फिर इसको आगे सॉल्व कर लेना है, दो जीरो से एक जीरो ये कट गया, एक जीरो से ये एक जीरो। अब इसमें क्या करना है, 30 30 एकम 30 यानी कि आपका यही आंसर हो जाएगा। तो 49 का जो है 30 यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन ए इसका क्या है, राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे ऐसे है आपका 50 नंबर का क्वेश्चन है, कितने वर्षों में जो है 4,000 रुपए की राशि जो है 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 5,000 रुपए हो जाएगी। यानी कि इसमें कहा गया है कितने वर्षों में जो है 4,000 रुपए की राशि जो है 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 5,000 रुपए हो जाएगी, साधारण ब्याज पूछा गया है। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सूत्र लगाना है आप लोग को। वो कौन सा सूत्र होगा, यहाँ पे आप लोग देखना। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि आपका ये सूत्र है, क्या है, ये देखो आपका ये सूत्र है साधारण ब्याज का। सबसे पहले साधारण ब्याज ज्ञात कर लेंगे, क्या ज्ञात कर लेंगे, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज आपका है 5,000, यानी कि साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, जो आपका यानी साधारण ब्याज पर 5,000 रुपए हो जाएगा, ये जो दिया गया है बड़ी संख्या में, और इसको क्या कर लेना है, घटा लेना है, 5,000 माइनस 4,000 क्या आ जाएगा आपका, 1,000 रुपए साधारण ब्याज आ जाएगा। सूत्र आपको लगा देना है T इक्वल टू एस आई इंटू 100/P इंटू आर। तो जो है टाइम यानी कि समय ही पूछा जा रहा है, समय निकालना है कितने वर्षों में हो जाएगा। तो यहाँ पे समय निकालने के लिए T इक्वल टू एस आई इंटू 100/P इंटू आर कर देंगे। तो आपका एस आई कितना आया, 1,000 आया, तो 1,000 रखेंगे एस आई की जगह गुणे 100। P आपका कितना दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है 4,000 रुपए, तो 4,000 गुणे 5 कर देंगे। आर कितना दिया गया है आपका 5, यानी कि प्रतिशत है आपका, रेट जो दर होता है। तो वही आप यहाँ सॉल्व कर लेना, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, यानी कि बचेगा आपका 100/4 गुणे 5 बचेगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 100, यानी कि 4 पंचे 20, 100/20 हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 पंचे 10, यानी कि 5 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। चलिए आगे ऐसे देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है 51 नंबर का, क्या है 51 नंबर का है, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक ठोस धातु के घनाभ को पिघलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है। तो घन की क्या करना है, भुजा ज्ञात करना है आपको, क्या करना है, भुजा ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। तो घन की भुजा का जो आपको यहाँ पे निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या कर देना है, घनाभ का आयतन यहाँ पे निकाल लेना है। क्या करना है, घनाभ का आयतन निकालेंगे तभी घन की भुजा निकलेगी। तो घनाभ का आयतन निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको सूत्र लगा देना है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यहाँ पे लंबाई दी गई 6, फिर चौड़ाई है 8 और 10 है आपकी ऊंचाई। तो 6 गुणे 8 गुणे 10 जब करेंगे 480 आपका क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे घन की भुजा निकाल लेंगे। तो घन की भुजा का सूत्र होता है A इक्वल टू अंडर रूट
3 जो आपका यही 400 होता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 7.83 सेंटीमीटर। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपका ऑप्शन सी में दिया गया है 7.8 सेंटीमीटर। आगे अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिया गया है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहा गया है 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक सुरंग को 25 सेकंड में पार करती है, सुरंग की लंबाई कितनी है? तो इसको आप लोग को कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने एक इसका जो है सवाल करवाया था। यहाँ पे देखो आप लोग 41 नंबर में यहाँ पे करवाया था, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक पुल को 20 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई मीटर में ज्ञात करना है। तो वैसे सेम यहाँ पे भी ये प्रश्न उसी प्रकार दी गई, सुरंग की लंबाई कितनी है ये बताना है। चलिए आगे देखते हैं, तो आप लोग जरूर इसको कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम कितना है? 240 है, और उनका अनुपात जो है कितना है? 3:4 है। तो उन दोनों संख्याओं का क्या करना है? योग ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे योग निकालेंगे। तो योग निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग को मान लेना है कोई दो संख्या यानी कि मानेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे मान लीजिए माना संख्या है 3x तथा 4x, जो भी आपका यहाँ पे दिया गया वही मान लेंगे अनुपात में। 3x मान लेंगे और 4x 3:4 दिया गया तो वही मान लेंगे। तो एलसीएम क्या करना है? एलसीएम निकाल लेना है। जब एलसीएम निकालेंगे 3 इंटू 4 करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा? 12x हो जाएगा, इक्वल टू 240 कर देंगे क्या, यानी कि जो यहाँ पे एलसीएम आपका दिया गया है 12x इक्वल टू 240। तो दो संख्याओं का यहाँ पे बोला ही गया था, दो संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्त है कितना है? 240 है। तो वही यहाँ पे किया गया है 12x, यानी दो संख्याओं को यहाँ पहले गुणा कर लिया, 12x इक्वल टू 240। फिर x को अकेला करेंगे, इधर गुणा में है तो उधर जाएगा, ये भाग में हो जाएगा 12, तो 240/12 हो गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 12 से जब इसको काटेंगे तो 20 हो जाएगा इसका क्या, यहाँ पे x का मान। तो आगे अब फिर क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे संख्याओं का योग कर लेना है। क्या करना है? संख्याओं का योग, यानी कि दो संख्याएं माने थे 3x प्लस, यानी 3x और 4x माने थे, तो इसको क्या कर लेना है? 3x प्लस 4x, इसका योग कर लेना है तो क्या आ जाएगा? 7x आ जाएगा। तो यही आपको आप यहाँ पे x का मान रख देना है। तो x का मान क्या आया है? 20 आया है, तो 7 गुणे 20 कर देंगे तो आपका यही आंसर निकल के आ जाएगा। तो 7 गुणे जब 20 करेंगे तो 140 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है 140, इसका क्या है? राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे 54 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, 54 नंबर क्वेश्चन को कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें कहा गया है 10,000 रुपए पर 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चलिए देखते हैं इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को इसमें क्या कर लेना है? मिश्रधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मिश्रधन निकाल लेना है। जब मिश्रधन ज्ञात करेंगे तभी आप लोग यहाँ पे जो है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ पे मिश्रधन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको सूत्र लगा देना है, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 इक्वल टू जो आपका टाइम है यहाँ पे लिख देंगे ऊपर इसको स्क्वायर में। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखो आपका P जो दिया गया है मूलधन, यानी कि जो यहाँ पे है 10,000 दिया गया है, तो 10,000 जो है आपका, फिर उसके बाद इंटू 1 प्लस आर, यानी कि आर जो है आपका रेट कितना दिया गया है? 4%, तो 4/100 यानी कि 1 प्लस 4/100 इक्वल टू टाइम कितना है? 2 वर्ष, तो 2 यहाँ पे लग गया, 2 लिख देंगे। आगे अब इसी को सॉल्व करते चले जाना है। तो 10,000 इंटू 1, पहले अब इसको क्या करेंगे? प्लस में है तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, इसका हर समान करेंगे। तो हर समान करने के लिए यहाँ पहले इसको क्या कर देंगे? 4/100 को काट दिए हैं, 4 एक कम 4, 25 का क्या हो गया? 100 हो गए, तो यहाँ पे 25 आ गया है, 1/25। तो 1/25 लिखा गया है, तो हर समान करने के लिए 1/1 यहाँ पे मान लेंगे, 25 से गुणा कर देंगे तो ये आपका हर समान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हर समान करने के लिए 25 से गुणा किए तो 25/25 आ गया, प्लस 1/25 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखो अब क्या करना है? 25 से क्या करेंगे? 26, फिर 25 यहाँ पे हर में है तो 25 लिख लेंगे, 26/25 हो जाएगा। अब क्या करना है? यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पे भूल गए हैं। तो यहाँ पे अब क्या करना है? 26/25 को हम 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर लगा है, यानी कि 2 बार है। तो 26/25 गुणे 26/25 कर लेंगे। अब क्या करना है? इसी को सॉल्व कर लेना है। क्या करना है? सॉल्व कर लेना है। तो जब इसको गुणा करेंगे 26 गुणे 10,000 में कितना आ जाएगा आपका? फिर बटे 25, फिर इसी को क्या कर लेना है? काट लेना है। 26/26 ना जो लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि 2,60,000 लिखा हुआ है, 2,60,000/25। तो यहाँ पे गुणे 26/25। तो अब इसको जब काटेंगे 25 से इसको जब काटेंगे तो आपका आएगा 10,400। कितना आएगा? 10,400/1 आ जाएगा, गुणे 26/25। तो अब इसको क्या करना है? 10,400 को 26 में गुणा कर लेना है, तो आपका आ जाएगा 2,70,400/25। तो जब इसको काटेंगे 25 से तो आपका आ जाएगा 10,816। कितना आ जाएगा? 10,816 आ जाएगा। तो अब क्या करना है आप लोग को?
चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाना है। क्या करना है? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र निकालेंगे, सॉरी लगाएंगे, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मूलधन आपका कितना दिया गया था? तो यहाँ पे 10,000 दिया गया था, आप लोग देखे ही। तो आपका जो यहाँ पे मूलधन निकल के आया, तो सॉरी मिश्र धन निकल के आया, तो मिश्र धन आपका कितना है? 10,816 निकल के आया। तो 10,816 माइनस 10,000 कर देंगे तो 816 आपका क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग अभी ना समझ पाए हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे है, 50 रुपए जो है प्रति किलोग्राम की चाय को 80 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का जो है औसत मूल्य 62 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो ऐसे सवाल को क्या करना है? सबसे पहले मान लेना है कि पहली चाय का जो मूल्य है 50 और दूसरी का है यहाँ पे 80। कितना है? 80, सॉरी यहाँ पे दूसरी का 80, फिर मिश्रण है, मिश्रण का जो है 62 रुपए। कितना है? 62 है। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अनुपात। तो एक बार क्या करेंगे? 80 माइनस 62 करेंगे और एक बार 62 माइनस 50 करेंगे। तो आपका निकल के आएगा अनुपात 80 माइनस जब 62 करेंगे तो 18 निकल के आएगा, 62 माइनस 50 करेंगे तो 12 निकल के आएगा। तो 18 अनुपात 12 निकल के आ गया यहाँ पे। तो 18 को और छोटा करेंगे, यानी कि इसको जब काटेंगे 18 12 को, तो 3 से इसको काट सकते हैं, नहीं 6 से काट सकते हैं। सेम ही संख्या से काटना है जो दोनों कट जाए। तो जितना इसको छोटा कर पाओ उतना छोटा कर सकते हो। तो 6 से जब काटेंगे 6 त्रिक 18 हो जाएगा और 6 दूनी क्या हो जाएगा? 12। 3 अनुपात 2 आपका क्या हो गया? आंसर यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि 3 अनुपात कहाँ पे दिया गया है? ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे अब ऐसे 56 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग को कमेंट करके बताना है। एक पतंग जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग से बंधी डोरी जमीन के एक बिंदु पर 60 अंश का कोण बनाती है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये आपके चैप्टर में है जो आप मैथ पढ़ते हो क्लास 9th में, उसी में से दिया गया है। तो आप लोग इसको सॉल्व करके बताओ कि इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है, एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि मैदान की भुजा जो है कितने मीटर है? 20 मीटर है और रास्ते की जो चौड़ाई है 2 मीटर है। कितने मीटर है रास्ते की चौड़ाई? 2 मीटर है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे आंतरिक मैदान का क्षेत्रफल निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? आंतरिक मैदान का क्षेत्रफल। तो आंतरिक मैदान का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो आपका यहाँ पे दिया गया है 20 जो भुजा दी गई है उसको क्या कर लेना है? स्क्वायर कर देना है। तो आंतरिक मैदान का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा 20 का स्क्वायर जब करेंगे 20 दिशा में क्या हो जाएगा? 400 वर्ग मीटर। आगे अब क्या करना है? बाहरी वर्ग का ऐसे क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो बाहरी वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे 20 + 2, यानी कि जो वहाँ पे आपका मीटर में दिया गया है उसको क्या कर लेना है? यहाँ पे दो दो बार जोड़ लेना है। 20 + 2 + 2, तो यानी कि आपका क्या आ जाएगा? 24 मीटर आ जाएगा। तो अब क्या करना है? वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपका जो यहाँ पे 24 मीटर आया है तो उसी को 2 बार गुणा कर लेंगे। 24 × 24 तो आपका 574 वर्ग मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है? रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 576 माइनस क्या करेंगे? 400। क्या करेंगे? 400 कर देंगे तो आपका जो है 176 वर्ग मीटर जो है आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। यहाँ पे जो आपका रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपका जो यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल आया हुआ है उसको और माइनस किसको करना है? आंतरिक मैदान का जो क्षेत्रफल निकाले हैं। तो 576 माइनस जब 400 करेंगे तो आपका आ जाएगा 176 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन ए में 176 वर्ग मीटर, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है, 10 पारियों में एक बल्लेबाज का जो है औसत स्कोर 45 रन था और 11वीं पारी में उसके कितने रन, यानी कि उसने कितने रन बनाए ताकि उसका औसत बढ़कर जो है 48 रन हो जाए। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है? 10 पारियों के कुल रन निकाल लेना है। क्या करना है? 10 पारियों के कुल रन जो आपका दिया गया है, औसत स्कोर कितना दिया गया है? 45 रन था। तो 10 में क्या कर देना है? गुणे 45 कर देना है। तो आपका जो है कुल रन निकल के आ जाएगा 450। फिर उसके बाद क्या करना है? ऐसे 11वीं पारी का भी निकाल लेना है। तो 11वीं पारी का जो है आपको निकालने के लिए तो यहाँ पे औसत दिया गया है 48, तो वही आपको यहाँ पे भी कर देना है 11 × 48। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? 528 रन। तो 11वीं पारी का कुल रन जो था 528 था और 10वीं पारी का जो है 450 था। तभी इन दोनों को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। जब 528 माइनस 450 करेंगे तो आपका वही आंसर निकल के आ जाएगा 78। यानी कि 528 में जब 450 को घटाएंगे तो 78 आपका क्या हो जाएगा? 78 रन। तो यहाँ पे जो है
पूछा गया है 10 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत स्कोर 45 रन था, तो 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? तो कितने रन बनाए थे? तो उसने 78 रन बनाए थे। उसका औसत बढ़कर कितना हो गया? 48 रन हो जाए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका 240 का 4/5 इक्वल टू पी इंटू 16, तो पी का मान ज्ञात करना है। ये तो एकदम सिंपल सा है। तो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, तो यहाँ पे आप लोग देखो कि 240 का 4/5 इक्वल टू पी इंटू 16, तो पी का मान बताना है। तो यहाँ पे आप लोग को ऐसे ही सेम पहले लिख लेना है। जैसे लिखना है 240 का 4/5, तो 240 4/5 इक्वल टू पी इंटू 16 लिख लेना है। पी का यहाँ पे मान ही बताना है। 240 जब 240 इंटू 4/5 को जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 48 आ जाएगा। 48 गुणे 4 कर लेना है, इसको ऐसे लिखा रहने देना है। तो 48 गुणे जब 4 करेंगे तो 192 हो जाएगा इक्वल टू पी इंटू 16। तो अब क्या करेंगे, 16 को इधर भेज देंगे। जब 16 इधर गुणा में है तो इधर क्या हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। जब 16 को भाग करेंगे यानी कि 16 192/16 करेंगे तो इसको जब भाग देंगे 16 से तो आपका 12 आंसर निकल के आ जाएगा। 16 से जब ये काटेंगे तो 12 आपका आंसर, यानी कि पी का जो मान है कितना निकल के आया है, 12। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे 6 नल प्रतिदिन 10 घंटे काम करके एक पानी की टंकी को 4 दिन में भर सकते हैं। इसी टंकी को 5 दिन में भरने के लिए 8 नलों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा? तो कितने घंटे काम करना होगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सूत्र लगाना है। क्या करना है, सूत्र लगाना है। सूत्र देखो आप लोग, ये लगाना है आपको, m1 इंटू d1 इंटू h1 इक्वल टू m2 इंटू d2 इंटू h2। तो यहाँ पे आप लोग देखो m1 आपका 6 दिया गया है, d1 दिया गया है, d1 दिया गया है, यहाँ पे 4 दिया गया है, 4 दिन यानी कि डे जो आपका दिन दिया गया है, h यानी कि हावर कितने घंटे, तो 10 घंटे। और इस तरफ आपको वही मान ऐसे इस तरफ भी रख देना है, m2 d2 और h2। तो 5 यानी कि 8 दिया गया है, कितने दिन दिया गया है, 8 यानी कि सॉरी 8 नल है, और दिन कितना है यहाँ पे 5 है, तो 5 लिख देंगे। और h2 आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी कितने घंटे काम करना होगा, तो वही निकालना है। तो चलिए देखते हैं, पूरा मान रख ही लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसको गुणा करेंगे 240 आ जाएगा इक्वल टू 8 पंचे 40 हो जाएगा। इधर इसको गुणा करेंगे इंटू h2। फिर उसके बाद क्या करना है, 240 बटे, इधर गुणा में है 40 तो इधर जाएगा भाग में हो जाएगा 40, यानी कि एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 4 छंग 24, 6 आपका हो जाएगा इक्वल टू h2। तो h2 का आप मान जो है यानी कि हावर, यानी कि कितने घंटे में वो भर जाएगा, 6 घंटे में। 6 घंटे इसको काम करना होगा। कितने घंटे काम करना होगा, 6 घंटे काम करना होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से अब आपका क्या होता है, रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो 20 क्वेश्चन आपके जो है मैथ के आते हैं और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। तो यहाँ पे जो अब रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग देखो, यदि 1 जनवरी 2024 को सोमवार था, क्या था, सोमवार था, सोमवार वो भी लीप वर्ष था, क्या था, लीप वर्ष था, तो 31 दिसंबर जो है, 31 दिसंबर 2024 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये बताना है। तो यहाँ पे आप लोग देखो इसको कैसे ज्ञात करना है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो सिंपल सा है इसका फंडा। जब लीप वर्ष होता है तो 366 दिन होते हैं। जब साधारण होता है, साधारण वर्ष होता है, 365 दिन होते हैं। तो याद रखना, यहाँ पे लिखा भी गया है साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन खत्म होता है। यानी कि साधारण वर्ष जैसे सोमवार को शुरू हुआ तो उसका लास्ट दिन भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। लेकिन लीप वर्ष में ये होता है कि लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसके अगले दिन समाप्त होता है। तो जैसे यहाँ पे लीप वर्ष इसमें बताया गया 1 जनवरी 2024 को क्या था, सोमवार था। तो जब यानी कि लीप वर्ष होगा तो यहाँ पे कहा गया है कि लीप वर्ष जब होगा तो उसके अगले दिन समाप्त होता है। तो जब सोमवार था तो क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंपल सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ऐसे 62 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित 4 ज्यामितीय आकृतियों में से तीन एक निश्चित से निश्चित तरीके से क्या है, समान है, तथा एक क्या है, भिन्न है। तो विषम आकृति ज्ञात करना है। तो विषम आकृति कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि जो आपका कहा गया कि इसमें निम्नलिखित यानी कि 4 ज्यामितीय आकृति हैं। 4 ज्यामितीय आकृति कौन से हैं, वर्ग हैं, समचतुर्भुज हैं, और समलंब चतुर्भुज और शंकु है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि जो आपका वर्ग होता है, समचतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज होता है, ये तीनों आपके 2D यानी कि समतल आकृति होते हैं। कैसे आकृति होते हैं, जैसे कि ये सब बनी होती है, इस तरह का आकृति जो है आपकी बनी होती है, यानी कि वो 2D आकृति होती है। कैसी कैसी आकृति होती है, 2D आकृति होती है। लेकिन जो शंकु होता है आपका कैसा होता है, शंकु इस प्रकार का होता है, जो आपका
जो टोपी के आकार में कह सकते हैं, टोपी के आकार में जो आपका होता है ऐसे, तो टोपी के आकार में होता है तो 3D में होता है। कैसा होता है? 3D में होता है, यानी त्रिविमीय आकृति होती है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? सबसे अलग हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शंकु हो जाएगा। ये तीनों क्योंकि समान है, 2D आकृति है, यही आपका 3D आकृति है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? विषम आकृति हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न है यहाँ पे 63 नंबर का, यक्स वाई का भाई है जो जेड की पत्नी है। क्या है? जेड की पत्नी है। डब्ल्यू जेड का पिता है। वाई डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है? इसको आप लोग को बताना है। ब्लड रिलेशन से सवाल दिया गया है, तो आप लोग कमेंट करके इसको बताओ। आप लोग को देखते हैं आता है कि नहीं आता, तो आप लोग कमेंट करके बताओ किसका आंसर क्या होगा। चलिए आगे अगला प्रश्न दिया गया है 64 नंबर का क्वेश्चन है, लुप्त पद ज्ञात करना है। तो लुप्त पद यहाँ पे ज्ञात करना है, दिया गया है 3, 7, 15, 31, 63। उसके बाद यहाँ पे अगली संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें क्या करना है, आप लोग को पैटर्न देखना है कि 3 से जो है आपका 7 कैसे बना। तो यहाँ पे चलिए पैटर्न देखो, यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो पैटर्न बन रहा है यहाँ पे 3 से, जब इसमें यानी कि जो आपका पैटर्न है पहले 2 से गुणा किया गया फिर +1 किया गया। पहले सभी संख्याओं में क्या किया जा रहा है? 2 से गुणा किया जा रहा है, फिर एक उसी में जोड़ दिया जा रहा है। तो यहाँ पे वही पैटर्न देखो, 3 गुणे 2 +1 यानी कि 3 दूनी 6, 1 7 आ गया। 7 अगली संख्या, फिर अगली संख्या निकालेंगे, 7 दूनी 14, 1 15, फिर निकल गया। फिर वैसे आपको निकाल लेना है अगली संख्या, 15 गुणे 2 +1, 15 दूनी 30, 1 31। 31 से फिर आप क्या करेंगे? ऐसे अगली संख्या निकालेंगे 63, तो 31 गुणे 2 करेंगे +1 करेंगे 63 आ जाएगा। तो ऐसे अब अगली संख्या ही निकालना है। तो जो यहाँ पे जब 63 आ गया तो आपका पैटर्न चल रहा था, गुणा पहले 2 करना है फिर +1 करना है, तो यही यहाँ पे भी लागू होगा। तो 63 से जब गुणा करेंगे 2 में तो आपका क्या आ जाएगा? 2 3 6, 2 6 12, 126 आ जाएगा, +1 कर देना है, ये आपका 127, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो वही यहाँ पे है। तो 127 यहाँ पे देखो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 127। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है तथा एक क्या है? भिन्न है। तो विषम ज्ञात करना है इसमें भी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी आप लोग को देखना है कि सबसे पहले चारों ऑप्शन में देखेंगे। तो चारों ऑप्शन में सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया कि जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो आप लोग को, यानी कि जो आपका ए से जेड तक अल्फाबेट होता है, क्या होता है? ए से जेड तक, ए टू जेड तक पूरा अल्फाबेट का आप लोग को नंबर याद होना चाहिए, कौन सा कितने नंबर पे आता है। तो वही यहाँ पे इसमें किया गया है। के जो है आपका कितने नंबर पर आता है? 11। पी कितने नंबर पर आता है? 16। तो 11 + 16 करेंगे 27 हो जाएगा। यम एन, फिर यम एन में देखेंगे 13 आता है। यम यम जो है 13 नंबर पर आता है, एन जो है 14 नंबर पर, 13 और 14 को जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। जी टी देखेंगे, जी टी यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन है, तो जी टी को जोड़ेंगे, जी आपका 7 नंबर पे आता है, टी जो है 20 नंबर पे, तो इसका भी 27 निकल के आया। ई भी दिया गया है, ई भी 5 नंबर पर और भी जो है 22 नंबर पर, 22 5 27, यानी कि जो देखो चारों ऑप्शन क्या है? एक प्रकार से समान है। क्या है? चारों ऑप्शन यहाँ पे समान है। तो विषम कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप लोग को अब ये देख लेना है कि यहाँ पे केपी एम एन जी टी ये जो दिए गए हैं ये वावेल से नहीं शुरू होते, इसमें कोई भी वावेल नहीं दिया गया है। ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट है। लेकिन ई भी में देखो यहाँ पे ई जो है आपका एक वावेल है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आपका यही ऑप्शन डी यानी कि राइट आंसर हो जाएगा, ई भी। और बाकी अगर इसके अनुसार देखा जाएगा पूरा नंबर के अनुसार, तो यहाँ पे जो है चारों ऑप्शन यहाँ पे समान है। लेकिन यहाँ पे जब ये चारों ऑप्शन समान है तो यहाँ पे डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे एक अक्षर जो है इसमें का वावेल है। आगे अगला क्वेश्चन दिया गया है 66 नंबर का। यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है कौन सा अक्षर समूह आएगा? ए जेड बी, सी वाई डी, ई एक्स एफ, जी डब्ल्यू एच, फिर उसके बाद यहाँ पे बताना है कौन सा वर्ड आगे आएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अंतर निकाल लेना है। क्या करना है? अंतर निकालना है। तो यहाँ पे अंतर निकालेंगे। तो अंतर कैसे निकालना है? ऐसे यहाँ पे पहले ये वाला सभी का पहले अक्षर का, तो पहले अक्षर का निकालेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले पहले अक्षर का निकालेंगे सभी में से। तो ए सी ई जी का जब अंतर निकालेंगे, सभी कितने अंतर हो जाएंगे इसके? 2। यानी कि ए के बाद आप जब बी सी, तो देखो 1 2, यानी कि इसका अंतर कितना आया? 2 आया। फिर वैसे सी के बाद भी 2, यानी कि सी के बाद डी ई, फिर यानी कि 2 2 2 सॉरी 2 जो 2 है, यानी कि जो आपका 2 है, दो संख्याओं के बाद जो है आपका ई आता है, तो वही ले लिया गया, यानी कि सी के बाद डी, डी के बाद ई, तो 2 इसका अंतर आ गया, 2 आ गया। वैसे अब इसमें भी निकाल लेंगे, सेम देखो वही पैटर्न चल रहा है इसमें। तो
तो अब जेड का निकालेंगे, जेड का अंतर निकालेंगे, जेड वाई एक्स डब्ल्यू, जेड वाई एक्स डब्ल्यू, इसका जब निकालेंगे तो इसका अंतर निकल के आ जाएगा -1। क्या आएगा? -1 आएगा। -1 क्यों आएगा? क्योंकि जेड से शुरू है, तो जेड से हम पीछे जब चलेंगे तभी तो वाई आपका आएगा। फिर उसके बाद यक्स, यक्स जब उसके पीछे चलेंगे तभी तो आएगा आपका। फिर उसके बाद जब पीछे चलेंगे तो डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसमें देखो हर एक बार तुरंत के तुरंत बाद आ जा रहा है, डब्ल्यू के बाद एक्स, तो यानी कि -1 इसमें आपका अंतर है। क्या है? -1 अंतर है। वैसे आपका फिर सेम दिया गया है बी डी एफ एच, इसका निकाल लेना है, तो इसका जब अंतर निकालेंगे +2, सेम वैसे यानी कि +2 जो इसमें था +2 इसमें है। तो अब आपका जो अगला यहाँ पे देखो पैटर्न जो आपका बन रहा है, पहले +2 फिर -1 फिर जो है आपका +2 बन रहा है। तो अब अगला अंतर क्या हो जाएगा? फिर से -1 हो जाएगा। तो जब -1 फिर से अगले में करेंगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा IVJ। क्या निकल के आ जाएगा? IVJ निकल के आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, वह संख्या पहचाने जो दी गई श्रृंखला में गलत है। तो इसमें गलत को पहचानना है। तो दी गई श्रृंखला क्या है? 2, 4, 8, 16, 30 और 64 है। तो इन सभी अंकों में देखना है कि कौन सा गलत है। चलिए पहले इसका क्रम देखते हैं कि किस पैटर्न पर ये दिया गया है। 2 आया, 2 के बाद 4 आया है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि इसका पैटर्न जो चल रहा है, पैटर्न आपका ये चल रहा है कि 2 का जो आपका यानी कि पहले वाले में 2 का गुणा किया गया, 2 दूनी 4, तब 4 निकल के आया। 4 से फिर 8 कैसे बना? फिर 2 से गुणा किया गया तो आपका 8 बना। फिर 8 से 2 में गुणा किया गया तो क्या बना? 16 बना। फिर 16 में 2 से गुणा किया गया तो 32 बना। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखो कि यहाँ पे आपका ये पैटर्न नहीं है, यानी कि यहाँ पे ये 32 नहीं दिया गया है, यहाँ पे 30 दिया गया है। उसके बाद जब 32 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 64 निकल के आएगा। तो यहाँ पे यही प्रश्न में दिया गया था कि वह संख्या पहचानना है जो दी गई श्रृंखला में क्या है? गलत है। तो गलत क्या है? यहाँ पे 30 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका जो ये ऑप्शन सी दिया गया है ये राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक निश्चित कोड में चेयर जो है, चेयर को क्या लिखा जाए? यहाँ पे इसको आप लोग को बना लेना है। ई रहेगा, यहाँ पे जे रहेगा, सी रहेगा और के टी रहेगा। क्या रहेगा? ई जे सी के टी, तब आपका ये प्रश्न सॉल्व होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत दिया गया था, तो यहाँ पे आप लोग को ई जे से सी है, के टी ये लिख लेना है। तो जब एक निश्चित कोड को चेयर को यानी कि ई जे सी के टी लिखा जाता है तो उसी कोड में क्या करना है? टेबल को कैसे लिखा जाएगा ये देखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग पहले इसको समझो कि आपका जो ये पैटर्न है, पैटर्न आप लोग यहाँ पे देखो कि आपका जैसे चेयर से क्या बना है? ई जी, ई जे से सी है और के टी है। ये पैटर्न आप लोग यहाँ पे देखो। पहले सबसे क्या करना है? पहले पहले अक्षर को ले लेना है। सी और ई को देखना है। तो सी और ई के बीच का जब अंतर निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? आपका +2 निकल के आएगा। यानी कि सी के बाद देखो, पहले आपका मान लीजिए जैसे, चलो एक पेज ले लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आपका सी लिखा है। क्या लिखा है? सी। उसके बाद डी आता है, डी के बाद ई आता है। तो यहाँ पे देखो आपका 1, 2 यानी कि आपका यही क्या हो जाता है? अंतर हो जाता है। जो आपकी संख्या दी गई होती है उसके बाद जो अक्षर लिया गया होता है, यानी कि सी से आपका ई बना है, तो सी से ई जो है कितने नंबर पे आया है? 1, 2 यानी कि 2। सी के बाद कितने कदम यानी कि चले? तो 2 कदम चले, तो यहाँ पे आपका 2 अंतर निकल के आ गया। तो उसी प्रकार अब हमको एच का निकाल लेना है, एच और जे का निकाल लेना है। तो एच और जे का अंतर क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। ए और सी का भी इसी प्रकार निकाल लेना है, तो ए और सी का निकालेंगे फिर +2 आपका अंतर आ जाएगा। फिर आई और के का निकालेंगे तो +2 आपका अंतर आ जाएगा। फिर आर और टी का अंतर निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? +2 आपका अंतर आ जाएगा। तो अब सेम क्या करना है? इसी पैटर्न से आप लोगों को अब टेबल को कैसे लिखा जाएगा, यानी कि टेबल को जो और क्या लिख सकते हैं? जैसे चेयर को यहाँ पे ये लिखा, तो टेबल को क्या लिखेंगे? चलिए ये देखते हैं। तो टेबल में यानी कि सभी में इसमें देखो आप 2-2 का पैटर्न चल रहा था, तो इसमें भी सेम उसी प्रकार ऐसे पैटर्न ले लेंगे। यानी कि यहाँ पे देखो, जैसे मान लीजिए टी लिखा है, टी के बाद हम 2 कदम चलेंगे। जैसे टी के बाद क्या आता है? यू आता है, यू के बाद क्या आता है? भी। यहाँ पे देखो 1, 2 2 कदम चले तो आपका क्या मिल गया? भी मिल गया। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी किया गया है। ए के बाद फिर सी मिल जाएगा, यानी कि 2 कदम चलेंगे तो। बी के बाद डी मिल जाएगा 2 कदम चलेंगे तो। एल के बाद एन मिल जाएगा 2 कदम चलेंगे। ई के बाद क्या मिल जाएगा? जी मिल जाएगा 2 कदम चलेंगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा? भी सी डी एन जी, यानी कि यही आपका ये क्या बन के आ जाएगा? अगला शब्द। यानी कि जैसे यहाँ पे लिखा गया था चेयर को ये शब्द लिखा गया था, तो टेबल को जो है हम ये लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन ए, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यदि आसमान को क्या है, यदि आसमान को काला और काले को क्या कहा जाए, जल कहा जाए, और जल को क्या कहा जाए, हवा कहा जाए, और हवा को क्या कहा जाए, मिट्टी कहा जाए, तो मछली कहाँ रहेगी इसमें, ये कहा जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, मछली कहाँ पे रहती है, जल में रहती है। तो जल को यहाँ पे क्या कहा गया है, हवा कहा गया है। तो आपका यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि हवा। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे आगे यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है 70 नंबर का, उन पदों का समूह चुने जो प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि को प्रतिस्थापित करेंगे, यानी कि सी अनुपात जी आई यानी कि समानुपात है, के एम अनुपात जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या पैटर्न लगा है और सॉल्व करते हैं इसको भी। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि आपका जो है यहाँ पे पहले अंतर निकाल लेना है। सिंपल सा, पहले जब भी ऐसे दिया रहेगा सभी में अंतर ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे अभी अंतर निकाले थे, तो वैसे यहाँ पे भी अंतर निकाल लेना है। पहले सी और जी आई का क्या करना है, सी और जी आई का अंतर निकाल लेना है कि सी ई से जो है जी आई कैसे बना। तो जब इसका अंतर निकालेंगे तो पहले पहले अक्षर का देखेंगे, पहले अक्षर का यानी सी और जी का देखेंगे तो सी और सॉरी यहाँ पे पहले इन दोनों का अंतर निकालना है। इसमें यहाँ पे इन दोनों का पहले अंतर निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों का पहले अंतर निकालेंगे, सी और ई का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंतर जो है आपका यानी कि सी आपका 3 नंबर पे आता है, ई आपका 5 नंबर पे आता है, तो अंतर आपका +2 हो जाएगा। वैसे जी और आई का निकालेंगे तो जी आई का निकालेंगे तो एक 7 पे आता है, एक 9 पे आता है। तो सेम उसी प्रकार यहाँ पे भी पैटर्न फॉलो होगा। क्या होगा, यहाँ पे भी पैटर्न फॉलो होगा, लेकिन यहाँ पे अब आपको क्या करना है, ये इस तरह निकालना है जो मैं यहाँ पे बता रहा था। सी और जी के बीच क्या आएगा, सी और जी के बीच का अंतर निकालना है। चलिए यहाँ पे निकालते हैं सी और जी के बीच का अंतर। जैसे मान लीजिए सी के बाद क्या आता है, डी ई एफ जी। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, आपका जो है अंतर कितना आया, 4 आया। तो यहाँ पे भी अब वैसे सेम सेम इसी प्रकार यहाँ पे भी हम कितने कदम चलेंगे, 4 कदम। तो के बाद क्या आता है, यल यम यन ओ। तो यहाँ पे आप लोग देखो 1 2 3 4, तो 4 आपका अंतर निकल के आ गया, यानी कि पहला अक्षर आपको क्या मिल गया, ओ मिल गया। अब उसी प्रकार यम से चलेंगे, यहाँ पे जैसे ई और जी को निकालेंगे, सॉरी ई और आई को निकालेंगे, तो ई और आई का जैसे निकालेंगे वैसे यहाँ पे भी क्या कर लेंगे, यम का निकालेंगे। और यम के बाद जो है आपका जितना अंतर रहेगा, यहाँ पे कितना अंतर था, ई और आई का निकाल लेते हैं। तो ई के बाद क्या आता है, एफ जी एच आई। तो यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4, 4 का ही अंतर इसमें भी है, तो 4 कदम इसमें भी चल लेंगे। यानी कि क्या दिया गया है, यम दिया गया है, तो यम से निकालना है, यम एन ओ पी क्यों, 1 2 3 4। तो 4 कदम यहाँ से हो जाएगा, यम से निकालेंगे यम एन ओ पी क्यू, 1 2 3 4, 4 का अंतर यहाँ पे निकालेंगे तो क्यू मिल जाएगा। तो ओ और क्यू यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ओ और क्यू। तो यहाँ पे वही निकाला गया है, ओ क्यू, यानी कि ओ कितने नंबर पे 15, क्यू कितने नंबर पे 17। तो यहाँ पे इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे +2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको इन दोनों का पहले अंतर नहीं निकालना है। सिंपल सा आप लोग याद रखना, ये यहाँ पे जो किया गया है ये तरीका आप लोग को फॉलो नहीं करना है, सीधा आपको ये डायरेक्टली निकालना है। सी और जी का अंतर निकाल लेना, ई और आई का अंतर, तो यहाँ पे बिल्कुल आप लोग तुरंत निकाल पाओगे। के और फिर आगे जो यहाँ पे जितना अंतर आया होगा, जैसे 4 का अंतर आया तो यहाँ पे भी 4 कदम चल लेंगे। यहाँ पे भी जो भी अंतर आएगा यम से, जैसे कि इसमें ई और आई के बीच जितने का अंतर होगा वही यहाँ पे सेकंड नंबर का भी अंतर निकालेंगे। 4 है, 4 का अंतर निकाल लेंगे, तो यही आपका ओ और क्यू क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे अब बढ़ते हैं, आगे अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि जो आपका अगला प्रश्न है वो ये दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 3 परस्पर संबंधित जो है शब्दों का समूह दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुने जो उसी समूह से संबंधित हो। तो यहाँ पे दिया गया है आपका पटना और लखनऊ और भोपाल। क्या दिया गया है, पटना लखनऊ और भोपाल। और ऑप्शन क्या दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है। तो ऑप्शन दिया गया है कानपुर, जयपुर, इंदौर और अहमदाबाद। तो यहाँ पे चलिए आप लोग को दिखाते हैं ये पैटर्न जो दिया गया है, सिंपल सा है, बस कुछ करना नहीं। तो इसमें आप लोग देखो कि जो आपका यहाँ पे दिया गया था क्या, पटना लखनऊ और भोपाल दिया गया था। पटना किसकी राजधानी है, बिहार की राजधानी है। लखनऊ किसकी राजधानी है, उत्तर प्रदेश की। भोपाल किसकी राजधानी है, मध्य प्रदेश की। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है। तो ऑप्शन आप लोग देखो कि कानपुर दिया गया है, जयपुर दिया गया है, इंदौर और अहमदाबाद। तो कानपुर देखो, कानपुर किसी की राजधानी नहीं है। जयपुर तो है राजधानी, किसकी राजधानी है, राजस्थान की। और इंदौर किसी की राजधानी नहीं है, अहमदाबाद भी किसी की राजधानी नहीं है। यानी कि ये तीनों क्या है, शहर हैं।
ये तीनों क्या है, ए, सी और डी, ये तीनों क्या है, शहर है। और जो यहाँ पे बी दिया गया है जयपुर, जयपुर क्या है, एक राजधानी है, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर लिखा गया है पटना, लखनऊ और भोपाल, ये सभी क्या है, राजधानी है। क्या है, राजधानी है। तो यहाँ पे ये राजधानी का नाम लिखा गया है जयपुर, तो यही जयपुर यहाँ पे आ जाएगा। जयपुर किसकी राजधानी है, राजस्थान की राजधानी है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अब ऐसे आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे। तो अगला प्रश्न जो आपका दिया गया है, एक व्यक्ति क्या होता है, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, वह 135 डिग्री जो है वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घूमता है, तब उसका मुंह किस दिशा में है, ये बताना है। तो चलिए देखते हैं, एकदम सिंपल सा है। आप लोग पहले सबसे अगर इस तरह दिया रहेगा तो जो आपका बड़ा होगा उसमें से क्या कर देना, छोटे वाले को घटा देना है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देखो कि जब आपका मान लीजिए, चलो इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे मान लो कि दिया गया है आपका 180 और 135 दिया गया था, तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, 180 और 135 में माइनस कर देना, तो आपका कितने डिग्री आ जाएगा, 35 डिग्री। तो 35 डिग्री आपका किस दिशा में घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी कि जो आपका जैसे घड़ी घूमती है ऐसे इस दिशा में क्लॉकवाइज ये होता है, एंटी क्लॉकवाइज उसके विपरीत होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि प्रारंभ में उसका मुंह कहाँ पे था, दक्षिण दिशा की ओर। कहाँ पे था, दक्षिण दिशा की ओर। तो उसी की तरफ से आप लोग को क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमा देना है। जैसे मान लीजिए आपका चित्र बना के यहाँ पे डायग्राम के बीच से समझा दे रहे हैं। जो मान लीजिए आपका ये घड़ी है, तो घड़ी में आप लोग देखोगे यहाँ पे 12 होगा, 1 2 3 ऐसे दिया रहेगा, तो इसी तरफ तो हमेशा ऐसे सुइयां चलती हैं। तो यहाँ पे क्या कहाँ पे खड़ा है, प्रारंभ में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो अब 45 डिग्री क्या करेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, यहाँ पे कहा गया क्लॉकवाइज घूमता है। तो जब 45 डिग्री आपका क्लॉकवाइज घूमेगा तो यहीं पे तो ही आएगा, यानी कि पश्चिम दिशा में ही तो घूमेगा वो। किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा में, क्योंकि यहाँ पे आपका पूरब है, यहाँ पे पश्चिम है, यहाँ पे उत्तर होता है। तो जब इधर से इधर चलेगा तो पश्चिम दिशा में ही तो घूमेगा, तो आपका यही क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सा है। तो यहाँ पे आप लोग देखो दक्षिण पश्चिम दिया गया है ऑप्शन बी में, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ पे आपका दिया गया है कि 4 मित्रों की वर्तमान आयु का जो है योग जो है 72 वर्ष है। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का कुल योग क्या था। तो यहाँ पे आप लोग सिंपल सा समझो, सबसे पहले आपका यहाँ पे कहा गया कि 4 मित्रों की जो वर्तमान आयु का योग है कितने वर्ष है, 72 वर्ष है। तो जब यहाँ पे 4 मित्रों की वर्तमान आयु कितने वर्ष रहेगी, 72 वर्ष, और 4 वर्ष पहले ज्ञात करना है। तो 4 वर्ष पहले ज्ञात करेंगे, चारों का कम होगा, एक मित्र का तो कम नहीं होगा, चारों का कम होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जब चारों का कम होगा, यहाँ पे लिख भी दिए हैं, आप लोग अगर ना समझ पाए तो यहाँ पे देख लें। 4 मित्रों की वर्तमान आयु कितना है, 72 है। तो 4 वर्ष पहले प्रत्येक प्रत्येक की आयु में क्या होगी, 4 वर्ष की कमी होगी, यानी कि जैसे 4 दोस्त है तो चारों में 4-4 साल की जो है कमी होगी। एक दोस्त के में तो कमी होगी नहीं कि एक मित्र में कमी हो जाएगी 4 वर्ष की, सभी में, यानी कि सभी छोटे थे उस समय 4 वर्ष। तो यहाँ पे पहले निकाल लेंगे कि चारों का क्या हो जाएगा, 4 गुणे 4 जब करेंगे 16, आपका 16 वर्ष आ जाएगा। तो वही आपका क्या कर देना है, माइनस कर देना है। 72 में क्या करेंगे, 16 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 4 वर्ष पहले क्या थे, यानी कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु की का कुल जो था योग था कितना, 56 वर्ष। कितना था, 56 वर्ष था। तो यही आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो कि यहाँ पे अगर ना समझ में आया तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गया है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनना है। क्या करना है, विषम शब्द चुनना है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, नई दिल्ली और वाशिंगटन डीसी, लंदन, न्यूयॉर्क, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे नई दिल्ली जो है ये राजधानी है। क्या है, राजधानी, किसकी राजधानी है, भारत की राजधानी है। वाशिंगटन डीसी जो है आपका किसकी राजधानी है, अमेरिका की राजधानी है। किसकी राजधानी है, अमेरिका की है। और लंदन जो है आपका ब्रिटेन की राजधानी है। क्या है, ब्रिटेन की राजधानी। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है जा करके देख लेना, राज्य और राजधानियां जो हैं देश के भी मैंने करवा दिए हैं। और यहाँ पे न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क याद रखना ये एक राज्य है। क्या है, ये राज्य है, ये राजधानी नहीं है। क्यों राजधानी नहीं, क्योंकि ये एक राज्य है। और राज्य कहाँ का है, अमेरिका का। अमेरिका का क्या है, ये एक राज्य है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी होती है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, विषम हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों क्या है, राजधानी दी गई है, और ये क्या है आपका राज्य का नाम है। तो यहाँ पे राज्य हो जाएगा, और ये सभी क्या है, राजधानी है, तो तीनों समान है, यही आपका विषम हो जाएगा। तो यही आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। 74 का ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए वैसे आगे बढ़ते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको जो भी होमवर्क दे रहा हूँ, प्लीज आप लोग उसको कमेंट करके जरूर बताना। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लिया करें उस प्रश्न का, और अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया करें। तो चलिए यहाँ पे आपको फिर से मैं एक बार जो है
देता हूँ जो आपका होमवर्क, तो आपको लगातार आपकी 2 सवालों को करना है, 75 और 76। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग, तो यहाँ पे आप लोग देखो अब कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करना है जो दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर जो है श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पे ये श्रृंखला दी गई है, इसमें बताना है कि जो यहाँ पे लाइन खींचा है इन सब के बीच में कौन सा वर्ड फिलअप होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे अगला भी क्वेश्चन इसी प्रकार दिया गया है, तो इसको भी देख लो। यहाँ पे कहा गया है कि उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें 2 शब्द उसी तरह से संबंधित है जैसे दिए गए शब्द युग्म में से 2 शब्द हैं। तो आप लोग को जैसे यहाँ पे पतला मोटाई दिए गए, इसी प्रकार 2 शब्द युग्म यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें बताना है कौन सा सही है। तो आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने और यहाँ पे क्वेश्चन करवा दिया है पहले भी। चलिए अब आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका दिया गया है, एक दीवार घड़ी हर 2 घंटे में 10 सेकंड तेज हो जाती है। यदि इसे सोमवार सुबह 8 बजे सही समय पर सेट किया गया तो बुधवार सुबह 8 बजे यह क्या समय दिखाएगी, ये बताना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि आपका जो प्रश्न कहा गया, एक दीवार घड़ी पर हर 2 घंटे में यानी कि 10 सेकंड तेज हो जाती है। हर 2 घंटे में क्या करना है, 10 सेकंड तेज हो जा रही है। तो चलिए पहले इसको ज्ञात करेंगे, यानी कि सोमवार सुबह 8 बजे से जब बुधवार सुबह 8 बजे तक का आपका जो कितने घंटे हो जाएंगे टोटल, तो 48 घंटे हो जाएंगे। कितने घंटे हो जाएंगे, 48 घंटे हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, 2 घंटे में तेजी, यानी कि 2 घंटे में कितने तेजी हो रही है, 10 सेकंड तेज हो रही है। तो यहाँ पे आपका समय लिख लिए, 2 घंटे में कितने सेकंड तेज। यहाँ पे आप लोग देखो थोड़ा सा दिख नहीं रहा था, तो एक बार फिर से देख लो। सोमवार सुबह 8 बजे से जब बुधवार सुबह 8 बजे तक निकालेंगे तो आपका कितने घंटे हो जाएगा, टोटल जोड़ेंगे तो 48 घंटे हो जाएगा। उसके बाद 2 घंटे में तेजी कितना, यानी कि इसकी वृद्धि हो रही है, 2 घंटे में 10 सेकंड तेज हो जा रही है। तो कितने सेकंड, 10 सेकंड। तो ऐसे अब क्या करना है, 48 घंटे में आपका जो है पूरा निकाल लेना है कि जब 10 सेकंड तेज हो रहा है तो 48/2 करके, यानी कि जो आपका यहाँ पे 2 घंटे दिया गया है 48/2, इसको यानी कि जो 48 है ऊपर लिख लेंगे, 2 आपका क्या कर लेंगे नीचे। उसके बाद 10 सेकंड बढ़ जा रहे हैं तो गुणा करके 10 कर देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 24 गुणे 10, यानी 2 से काटेंगे तो 24 आ जाएगा। 24 गुणे 10 करेंगे 240 सेकंड, यानी कि टोटल कितना वृद्धि होगा, 240 सेकंड वृद्धि होगा। यानी कि हर 2 घंटे में जब 10 सेकंड बढ़ेगा तो टोटल आपका कितने घंटे था, 48 घंटे था। यानी कि सोमवार से लेकर बुधवार सुबह 8 बजे तक तो 48 घंटे था। तो 48 में अब क्या कर देना है, यहाँ पे दो सेकंड को, इसको पहले सेकंड को जो क्या करना है मिनट में बदल लेना है। क्या करना है, मिनट में बदल लेना है। तो 240 से क्या कर देना है, 60 से भाग कर देना है। 60 से जब भाग करेंगे तो आपका 0 0 कट जाएगा, 6 चौक 24, यानी कि 4 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, यही जो आपका यहाँ पे 240 सेकंड आया था उसी में क्या करना है, इसी से भाग दे देना है। तो 4 मिनट आ गया। तो 4 मिनट जो आया आपका वही टाइम हो जाएगा 8:04। क्या हो जाएगा, 8:04 आपका राइट आंसर। तो यहाँ पे आप लोग देखो ऑप्शन में दिया गया है पहले ऑप्शन में 8:04, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वैसे आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखो आप लोग दिया गया है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, किसने कहा, रमेश ने कहा, यह मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तस्वीर वाले लड़के का रमेश से क्या संबंध है, ये बताना है। तो यहाँ पे आप सिंपल सा समझो, इसमें क्या कहा गया, यानी कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, किसने कहा, रमेश ने ही, यानी कि स्वयं वो था, यानी कि मेरे पिता का इकलौता पुत्र। उसने क्या कहा, यह मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। यानी कि रमेश जो है वो स्वयं है, यानी कि मेरे पिता का इकलौता जो रमेश है, रमेश के पिता का जो है, रमेश के जो पिता हैं, पिता उनके जो पिता हैं तो इकलौते पुत्र हैं अपने, वो अपने पापा के जो हैं वो इकलौते पुत्र हैं रमेश स्वयं। तो इसमें कहा गया कि जो है इकलौते पुत्र का पुत्र है, वो क्या है, इकलौते पुत्र का पुत्र, यानी जो इनके रमेश के पिता है, उनके पिता यानी कि जो रमेश के पिता हैं उनके बेटे जो है उसके बेटे का पुत्र, यानी कि इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो पिता यानी जो इसके रमेश के पिता थे उसका बेटा कौन था, रमेश स्वयं था। तो रमेश का बेटा जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, उसका पुत्र ही। तो रमेश का पुत्र ही तो कहलाएगा। तो यहाँ पे पुत्र आपका जो है ऑप्शन सी में दिया गया। तो यहाँ पे आप लोग देखो रमेश का पुत्र, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, समझ लेना आप लोग, यहाँ पे देख लो पूरा हल किया गया है। चलिए अब आगे ऐसे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 79 को भी आप लोग को क्या करना है, कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी ही हमने आपको जो है ये सवाल करवाया था। यहाँ पे आप लोग देखो ये वाला 72 नंबर का सेम उसी प्रकार यहाँ पे भी है। यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण हो जाए और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तो दक्षिण दिशा क्या हो जाएगी। तो इसी प्रकार वो भी है, तो इसी प्रकार ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग ज्ञात करके बताओ क्या होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो ये पद जो है इससे संबंधित है, तो इससे क्या होगा यही बताना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, सिंपल सा क्या करना है आपको, पहले उसका क्या करना है, अंतर निकाल लेना है। तो सी और डी का अंतर निकालेंगे, सी और डी का अंतर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ए और डी का अंतर निकालेंगे, +3 हो जाएगा। वैसे टी और वाई का निकालेंगे तो +5 हो जाएगा आपका अंतर। वैसे अब क्या करना है, बी से, यानी कि जब यहाँ पे +1 +3 +5 का आपका जो ये क्रम चल रहा था, तो इसी क्रम से आपको क्या करना है, आगे निकाल लेना है। जब +m यानी कि बी से जब निकालेंगे तो आपका जब एक कदम यानी कि 1 का अंतर है, तो जब आप लोग बी के बाद क्या करोगे, सी, यानी कि एक ही कदम यही हो जाएगा, तो आपका यहाँ पहले सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। आई से निकालेंगे, कितने कदम यहाँ पे चला गया था, 3 कदम चला गया, 3 कदम इसमें भी चलेंगे। आई के बाद क्या आता है, आई जे के यल, 1 2 3, 3 कदम चल लिए, यहाँ पे +3 हो गया, यानी कि यल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यल आ जाएगा। उसके बाद ऐसे जी से निकाल लेना है, जी से भी जब निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यल आ जाएगा, यानी कि 5 कदम चलना था, 5 कदम जब चलेंगे तो यल आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सी यल यल, क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में दिया गया है सी यल यल, ऑप्शन ए में, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे यहाँ पे आपका जो है, अब हिंदी के प्रश्न है, क्या है, हिंदी के प्रश्न है। पूरा हमने सॉल्व कर लिया जो है मैथ के क्वेश्चन को और रीजनिंग के क्वेश्चन के को, जितना भी यानी कि रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन जो दिए गए हैं उसको सॉल्व कर लिए। तो अब यहाँ पे अब देखो हिंदी के प्रश्नों को क्या करना है, हिंदी के प्रश्नों को देखना है। तो यहाँ पे दिया गया है पहला प्रश्न इसमें का, तो इसमें का पहला प्रश्न दिया गया, अधोगति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो उपसर्ग को मैंने पढ़ा दिया है, उपसर्ग और प्रत्यय पूरा खत्म है, तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो अधोगति में बताना है कौन सा प्रयुक्त जो है उपसर्ग, यानी कि जो पहले लगता है, उपसर्ग का मतलब पहले जो लगता है, तो इसमें पहले क्या लगा है ये बताना है। अधोगति यानी कि मान लीजिए आपका पहले गति था, क्या था, गति था, गति आपका मूल शब्द है, तो इसमें क्या जोड़ा गया, अधो जोड़ा गया। लेकिन यहाँ पे अधो नहीं जोड़ा जाता, जब ओ की मात्रा होती है तो अधो प्लस गति होता है, क्या होता है, आधा प्लस ही गति से मिलकर जो है आपका ये बनता है। चलिए यहाँ पे बता देते हैं, जैसे कि मान लीजिए अधोगति है, क्या है, अधोगति है, तो इसमें बताना है उपसर्ग। तो ये जो शब्द है आपका किससे मिलकर बना है, आधा प्लस गति से। गति आपका क्या है, मूल शब्द है, यहाँ पे क्या है, मूल शब्द है। और जो आपका आधा क्या है, उपसर्ग है, क्या है ये, उपसर्ग है। तो आधा क्या हो जाएगा आपका, यही उपसर्ग हो जाएगा, ना कि यहाँ पे अधो है, क्योंकि यहाँ पे अधोगत जो दिया गया है ये इसी से मिलकर बना होता है, आधा धन प्लस आधा धन गति से। तो आधा गति यानी कि आधा धन गति जब करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, अधोगति बन जाएगा। तो यही आपका यहाँ पे आधा जो लिखा है तो यही आपका उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका क्या है, राइट आंसर है। आगे चलिए बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया है, यह लड़का बहुत होशियार है, वाक्य में यह कौन सा विशेषण है। तो याद रखना आप सभी, यह लड़का बहुत होशियार है, तो इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण यानी कि संकेतवाचक विशेषण भी इसी को बोलते हैं। यानी कि जब भी आपका जैसे कोई भी नाउन है, नाउन के पहले अगर यह हुआ शब्द लग जाता है तो आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। जैसे यह क्या है, यह लड़का बोला जा रहा है, तो यह लड़का बहुत होशियार है, तो आपका यहाँ पे क्या किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है। संकेत किया जा रहा है कि नहीं, यह लड़की, यानी किसी लड़के की ओर क्या किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है। तो आपका कौन सा विशेषण हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, यानी कि संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। आगे है, दही शब्द का लिंग क्या है। तो दही शब्द जो होता है आपका ये पुल्लिंग होता है, क्या होता है, पुल्लिंग होता है। आगे आप लोग देखो, यहाँ पे प्रश्न दिया गया, चौराहा शब्द में कौन सा समास है। समास भी मैंने पूरा समाप्त कर दिया, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो आप लोग प्ले लिस्ट जा करके बनी हुई है चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो चौराहा शब्द में कौन सा समास है, तो याद रखना इसमें जो समास है वो आपका द्विग समास है। क्या है ये, द्विग समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग को इसमें कंफ्यूजन है कि कैसे आपका द्विग समास आया, या व्यय भाव या तत्पुरुष या द्वंद्व समास कैसे पहचानेंगे, तो आप लोग जा करके हमारा जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहां से चेक करिए, मैंने पूरा समास जो है आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे जो है आपका 85 नंबर का क्वेश्चन है, कृपया बैठ जाइए। क्या दिया गया है, कृपया बैठ जाइए, या किस प्रकार का वाक्य है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि आपका ये कौन सा वाक्य है, कृपया बैठ जाइए, यानी कि इसमें क्या दिया जा रहा है, आज्ञा। आज्ञा का बोध हो रहा है कि नहीं, कृपया बैठने को बोला जा रहा है। तो आपका यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 86 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द पहचानना है। तो अशुद्ध शब्द इसमें क्या होगा, तो कवित्री, कवित्री तो ऐसा ही है, ऐसे ही लिखा जाता है। आशीर्वाद भी ऐसे लिखा जाता है।
बीमारी, बीमारी आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बीमारी आपका जो है ऐसे लिखा जाता है, बीमारी ऐसे लिखा जाता है, ना कि बीमारी ऐसे लिखा जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो अशुद्ध शब्द ही पहचानना है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, क्योंकि प्रज्वलित सही है। आगे देखते हैं, आगे है निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें बताना है कमल का जो पर्यायवाची शब्द है कौन सा नहीं है। पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, नहीं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जैसे यहाँ पे लिखा है कमल का पर्यायवाची, तुरंत देखेंगे और कमल का जो पर्यायवाची होगा टिक लगा देंगे। तो प्रश्न को पहले अच्छे तरीके से देख लेना। इसमें कहा गया कि कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी दिया गया है जलद, यानी कि जलज भी आपका कमल का पर्यायवाची होता है, पंकज का भी, और जो राजीव होता है राजीव भी आपका कमल का पर्यायवाची होता है। लेकिन यहाँ पे जो जलद है, जलद आपका कमल का पर्यायवाची नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जलद जो है आपका बादल का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची है ये? बादल का। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यही पूछा गया था कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो नहीं है जो आपका क्या हो जाएगा? जलद। आगे अगला प्रश्न यहाँ पे देखो, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द जो है, यानी कि इनमें से कौन सा शब्द आदर संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो आदर से क्या बनेगा? आदर संज्ञा से जो आपका विशेषण शब्द बनाना है तो क्या बनेगा? आदरणीय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आदरणीय बन जाएगा। आदर से आदरणीय बन जाएगा तो आपका वो विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न दिया गया है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना है। तो नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? नेता से क्या बनता है स्त्रीलिंग इसका? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नेत्री। नेता का नेताइन नहीं होता। बहुत सारे बच्चे जो होगा तुरंत जल्दी वहां पे नेता का नेताइन बना देंगे। क्या बना देंगे? नेताइन बना देंगे। लेकिन नेताइन आपका स्त्रीलिंग नहीं होता। नेता का जो होता है नेत्री होता है। क्या होता है? नेत्री होता है। आप लोग याद रखना। आगे यहाँ पे दिया गया है, छत से बिल्ली कूदी। इस वाक्य में छत से जो है ये कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है? चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन सा कारक हो जाएगा। अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो यहाँ पे मैं आप लोग को अब बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग जो है सारे चैप्टर्स का आप लोग यानी कि जो है हिंदी, हिस्ट्री, और जो आपका इसमें पूछा जाता है मान लीजिए इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर आपका आता है, जीके आता है, तो इन सभी यानी कि ऑल सब्जेक्ट जो भी आता है आपके एग्जाम में, कंप्यूटर भी आ जाता है, तो जितने भी सब्जेक्ट हैं इन सब्जेक्ट का अगर आप लोग को पूरा पूरा तैयारी करना है, फुल सिलेबस आप लोग को कंप्लीट करना है, तो आप लोग जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे जो है आप लोग को पूरा फुल प्रिपरेशन अतुल माहेश्वरी की करवाई जा रही है। तो आप लोग जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप लोग वहाँ से जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को क्या कर लेना है? ज्वाइन कर लेना है। क्या कर लेना है? ज्वाइन कर लेना है। जहाँ पे आप लोग को सारे चैप्टर्स को यानी कि जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं उनका जो है आप लोग को पीडीएफ फ्री में मिल जाता है, जिससे आप लोग वहाँ पे क्या कर पाएंगे? रिवीजन कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? रिवीजन कर पाएंगे। बाकी अगर सारे चैप्टर्स जैसे ही कंप्लीट होते, जैसे ही आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाता है, वैसे ही आप लोग का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि सारे चैप्टर्स की आप लोग को प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। तो अगर ये सारी चीज़ें आप लोग चाहते हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी और अन्य चैनल पर आप लोग को ये सारी चीज़ें आप लोग को नहीं मिलेगा। साथ ही हमारे चैनल पे आप लोग को प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे। साथ ही मॉडल पेपर तो मिल ही रहा है, मॉडल पेपर भी मिलेगा आप लोग को, वो भी 2026 के पैटर्न पर आधारित, यानी जो आपका एग्जाम इस बार होने वाला है उस पर आधारित मिलेगा। जैसे सेम आपका यहाँ पे जो ये प्रश्न दिखाया जा रहा है सेम इसी प्रकार जो है आपके एग्जाम में आता है। नहीं तो आप लोग जो है प्रीवियस ईयर पेपर मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, जाकर आप लोग देख लेना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन देखो आप लोग। तो इंग्लिश का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन है इंग्लिश का, यहाँ पे दिया गया है व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज अ प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। तो चलिए आप लोग को थोड़ा सा इससे पहले और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को जो है, अगर आप लोग को इंग्लिश का पूरा प्रिपरेशन करना है, क्या करना है? इंग्लिश का पूरा प्रिपरेशन करना है, यानी कि 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे 9th में होंगे, 10th या 11th 12th में होंगे, किसी भी क्लास में होंगे। आपका जो 9th 10th का होता है एक पेपर होता है और 11th 12th का एक पेपर होता है, यानी 9th 10th का एक रहेगा, 11th 12th का एक रहेगा। लेकिन सेट आपका कई सेट बनते हैं पेपर की, तो याद रखना। तो जो आपका हर सेट में आपके कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के। तो अगर 10 के 10 प्रश्न आपको 100% करके आना है, 10 के 10 प्रश्न जो है आपको 100% करके आना है, तो आप लोग जो है हमारा
सेकंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप लोग जो है हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे आपका इंग्लिश की क्लासेस पूरा चल रही हैं, पूरा सिलेबस वहां पे कंप्लीट जैसे हो जाता है वैसे ही आप लोग का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस सेट करना है, जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है सेम इसी प्रकार का आप लोग को प्रैक्टिस सेट मिलेगा। सारे चैप्टर्स यानी जहां जहां से इसमें क्वेश्चन बना हुआ है सारे चैप्टर्स आप लोग को कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो 100% है आप लोग जो है 10 के 10 क्वेश्चन करके आओगे। तो अगर करना है 10 के 10 क्वेश्चन तो आप लोग हमारा सेकंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए यहाँ पे अब इंग्लिश के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपका बना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर नाउन, यानी कि नाउन चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन बना है। तो यहाँ पे आप लोग देखो इसमें बताना है कि प्रॉपर नाउन कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, लैंग्वेज, इंग्लिश और सब्जेक्ट और टीचर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि इंग्लिश जो होता है आपका प्रॉपर नाउन होता है। किसी विशेष चीज का जो नाम होता है वही आपका क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका इंग्लिश क्या है? ये विशेष नाम है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 92 नंबर। ए लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स डस्ट एंड गैस बॉन्ड टूगेदर बाई ग्रेविटी इज कॉल्ड, यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि जो गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ जो है बंधे तारे जो होते हैं, धूल जो होते हैं और जो आपका गैस होता है, इनका जो एक बड़ा समूह होता है उसको क्या कहा जाता है? यानी कि हम बात करें तो एक गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक स्थान नहीं सॉरी गुरुत्वाकर्षण द्वारा जो है आपका एक साथ बंधे बंधे तारे हो गए, धूल हो गया और गैस का जो एक बड़ा समूह होता है उसको क्या कहा जाता है, यही बताना है। तो आपका क्या कहा जाता है? याद रखना, गैलेक्सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैलेक्सी। गैलेक्सी का मतलब होता है आकाश गंगा, जिसको बोलते हो। क्या बोलते हो? आकाश गंगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्लैनेट को ग्रह बोलते हैं। तो ऐसे आपका जो और ऑप्शन दिया गया है देख लेना। बाकी अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या है? सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, यानी कि इसमें बताना है कौन सा जो है सबसे सही वर्ड है इसमें। तो इसमें सबसे सही वर्ड यानी कि मिलेनियम, ये आपका एकदम बिल्कुल राइट है। क्या है? मिलेनियम का जो स्पेलिंग होता है आपका MILLENNIUM होता है। क्या होता है? MILLENNIUM। यही आपका क्या होता है? राइट आंसर। यानी कि मिलेनियम का मतलब होता है सहस्त्राब्दी। क्या होता है? सहस्त्राब्दी। जैसे आपका शताब्दी होता है 100 वर्ष का, वैसे आपका सहस्त्राब्दी जो होता है वो 1000 वर्ष का होता है। कितने हजार वर्ष का? 1000 वर्ष। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें बताना है कौन सा गलत वर्ड है। तो गलत वर्ड इसमें क्या है? बिजनेस तो आपका मान लीजिए सही है। टुमारो का स्पेलिंग, हाँ टुमारो का स्पेलिंग आप लोग का गलत है, क्योंकि टुमारो का स्पेलिंग जो होता है आपका TOMORROW होता है। क्या होता है? यहाँ पे देखो आप लोग, आपका होता है टुमारो का स्पेलिंग TOMORROW। टुमारो का स्पेलिंग ये होता है, लेकिन यहाँ पे डबल एम लगा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा, यानी कि यही आपका रॉन्ग आंसर है। यानी कि सॉरी, यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी टुमारो। फरवरी की भी स्पेलिंग सही है, कैलेंडर की भी सही है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना था तो बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पे चूज द वर्ड व्हिच इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू ट्रांसिएंट। क्या है? चूज द एप्रोप्रिएट जो है आपका, यानी कि चूज द सॉरी यहाँ पे आपका जो है सॉरी यहाँ पे आप लोग का ये पढ़ने लगे थे। यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि चूज द वर्ड व्हिच इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू ट्रांसिएंट, यानी कि ट्रांसिएंट का आप लोग को क्या बताना है? अपोजिट इसका बताना है। क्या करना है? अपोजिट बताना है। तो ट्रांसिएंट का मतलब जो होता है अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी होता है ट्रांसिएंट का मतलब। तो अस्थायी का यहाँ पे अपोजिट बताना है। तो अस्थायी का क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा। तो अस्थायी का क्या होता है? अस्थायी का जो होता है इंग्लिश शब्द परमानेंट होता है। क्या होता है? परमानेंट। परमानेंट का मतलब जो होता है अस्थायी। तो यहाँ पे ट्रांसिएंट का मतलब अस्थायी होता है, तो परमानेंट का मतलब अस्थायी हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है चूज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम बाइट द बुलेट, यानी कि यहाँ पे आपका मुहावरा दिया गया है बाइट द बुलेट। तो बाइट द बुलेट का यहाँ पे आप लोग को बताना है कि अर्थ क्या होता है, उसका मीनिंग क्या निकलता है, यानी कि उसका जो आप लोग को बताना है सही अर्थ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाइट द बुलेट का? तो बाइट द बुलेट का जो आपका हो जाएगा टू फेस ए डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि कठिन परिस्थिति का साहस के साथ सामना करना। क्या करना? कठिन परिस्थिति के साथ जो है आपका साहस के साथ सामना, यानी कठिन परिस्थिति का जो है आपको, जैसे कोई आपके पास जो है डिफिकल्ट सिचुएशन है, क्या है? कठिन परिस्थिति है, तो उसका जो है आपको साहस के साथ क्या करना? सामना करना ही आपका बाइट द बुलेट होता है।
चलिए ऐसे आगे बढ़ते हैं। आगे आपका पूछा गया है सिनोनिम ऑफ कैंडिड। तो कैंडिड का आपको सिनोनिम से बताना है, तो क्या हो जाएगा कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है आप लोग अस्पष्टवादी। आप लोग याद रखना कैंडिड का मतलब बोला जाता है अस्पष्टवादी, या आप लोग ईमानदार भी बोल सकते हैं जिसको। तो ईमानदार का यहाँ पे सिनोनिम से पता कर लेना है। तो ईमानदार का हॉनेस्ट मतलब पता होगा कि आप लोग को ईमानदारी होता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा सिनोनिम से हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। आगे अगला क्वेश्चन एंटोनिम पूछा गया। एंटोनिम ऑफ एरोगेंट। एरोगेंट का आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि आपका विलोम शब्द बताना है। तो एरोगेंट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। क्या होता है एरोगेंट का मतलब घमंडी होता है, या आप लोग बोल सकते हैं अभिमानी। तो अभिमानी का जो आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि उल्टा इसका बताना है, तो क्या हो जाएगा विनम्र हो जाएगा। तो विनम्र की इंग्लिश क्या होती है हम्बल। हम्बल का मतलब विनम्र होता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आई नीड टू डॉट डॉट माई ओल्ड नोट्स बिफोर द एग्जाम। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है क्या फिलअप होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है आई नीड टू, यानी कि मुझे परीक्षा से पहले क्या करना है। मुझे परीक्षा से पहले आप लोग का यहाँ पे बता दूं कि मुझे परीक्षा से पहले अपने पुराने नोट्स यानी कि ओल्ड नोट्स जो हैं, ओल्ड नोट्स को डॉट डॉट यानी कि इसमें बताना है क्या फिलअप होगा करने की आवश्यकता है। तो ओल्ड नोट्स को क्या करने की आवश्यकता होती है, यानी कि जो आपका परीक्षा से पहले क्या करना होता है, पुराने नोट्स जो होते हैं आपका जो नोट्स बनवाया गया होता है उसको रिवीजन करना होता है, यानी दोहराना होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब लुक थ्रू का मतलब जो होता है आपका दोहराना ही होता है, या फिर कह सकते हैं सरसरी तौर पर देखना। क्या करना सरसरी तौर पर देखना। तो आप लोग क्या करते हो एग्जाम से पहले आप लोग सरसरी तौर से देखते हो कि नहीं उसको, या दोहराते हो कि नहीं जो आपका क्वेश्चन यानी कि जो आपका नोट्स बनवाया गया होता है लिखवाया गया होता है उसको देखते हो। तो ये आपका क्या यहाँ पे भरा जाएगा लुक थ्रू। आई नीड टू लुक थ्रू, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा मुझे परीक्षा से पहले जो है अपने पुराने नोट्स को क्या करने की दोहराने की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे चूज द कॉमन नाउन इन द फॉलोइंग, यानी कि इसमें क्या बताना है कॉमन नाउन बताना है। तो कॉमन नाउन वगैरह ये सब पूरा मैंने पढ़ा दिया। अगर वीडियो नहीं देखा तो आप लोग हमारा सेकंड चैनल सब्सक्राइब करके वहाँ पे देख सकते हैं। तो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, तो यहाँ पे बताना है चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क में बताना है कौन सा कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन क्या हो जाएगा आपका इसमें। तो याद रखना आप सभी का जो कॉमन नाउन होता है जो कॉमन नाम होगा वही आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। चिल्ड्रन चिल्ड्रन आपका क्या है कॉमन नाउन है, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारे नाम होते हैं। तो जिसमें मैंने बताया था कि आप सबको बहुत सारे नाम आएंगे उसके अंतर्गत, तो वही आपका कॉमन नाउन होता है। तो चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, बच्चे बहुत सारे होते हैं, बच्चे का किसी कोई सा भी बच्चा हो सकता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में जो है हमने क्या देखा, पूरा क्लास 9th 10th का जो है मॉडल पेपर 2026 पैटर्न पर आधारित। तो ऐसे ही अगर आप लोग जो है और भी मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।